मैं साजिद तारड़ फ्रॉम वाशिंगटन डीसी। इस हफ्ते मैं जिन टॉपिक्स पे बात करूंगा, खान साहब की खासकर विक्ट्री के बारे में, यौम ख़वातीन, अपनी पंजाबी ज़बान, दो कौमी नज़रिया, और उसके बाद अमेरिका और सऊदी और यमन रिलेशनशिप। सबसे पहले तो मैं खान साहब को मुबारक देना चाहूँगा कि वो एक बड़े मुश्किल मरले से निकले। जिस तरीके से उन पर अटैक किया गया, ये हैड मेड हिस्ट्री इन पाकिस्तान। खान साहब की स्पीच बहुत अच्छी स्पीच थी और उसमें काफ़ी जज्बात शामिल थे। मैंने दो चीज़ें उसमें नोट की खान साहब की स्पीच में। सबसे पहली बात तो ये है, मैं एग्री करूँगा कि आज तक वो कौम कोई ऐसी कौम तरक्की नहीं कर पाई जहाँ करप्शन हो और वहाँ के लीडर करप्ट हों। आप देख लें, दुनिया में जितने भी तरक्की पजीर ममालिक हैं, वहाँ पे कवानीन, लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पेक्ट, वहाँ की लीडरशिप शफाफ और करप्शन से मुबर्री होती है। जिन ममालिक के हालात ख़राब हैं, वहाँ सबसे कॉमन चीज़ है, वहाँ पे करप्शन, इस्टेब्लिशमेंट, लीडरशिप, वहाँ के कौम के हालात ख़राब होते हैं। खान साहब ने ये बहुत अच्छी बात की। खान साहब की तकरीर जो थी, मेरे ख्याल में उसका एक एक लफ्ज़ सुनने वाला था। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि लोगों के पास इतना पैसा है लूटा हुआ, हमारे जो सियासी डाकू हैं उनके पास इतना पैसा है कि शायद उन्हें खुद ना पता हो कि उनका बाहर के ममालिक में कितना पैसा पड़ा है। ये बेज़मीरी की एक एक्सट्रीम है कि पाकिस्तान में गुर्बत, लोग अपने बच्चों को बेचने पर मजबूर हैं और वहाँ पे सियासी डाकू जो हैं उनके पास इतना पैसा मौजूद है बाहर के ममालिक में कि उन्हें खुद नहीं पता कि उन्होंने कितना पैसा लूट चुके हैं। वो काबिल अफसोस। खान साहब, मैं हमेशा ये कहता रहूँ कि खान साहब की अपनी शख्सियत, खान साहब की लीडरशिप पे कोई दूसरी राय मौजूद नहीं है। खान साहब के आसपास मैं कई दफ़ा समझता हूँ कि दूसरे सियासी यतीम, दूसरी पार्टियों के, करप्ट पार्टियों के सियासी यतीमों का घेरा है। उनसे हमेशा खान साहब को अपने अंदर भी ख़तरात मौजूद होते हैं, लेकिन खान साहब एक दफ़ा फिर मेरे दिल में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए। खान साहब, आपको मुबारक हो और अल्लाह ताला आपको तौफीक दे कि आप पाकिस्तान और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करते रहें। मैं समझता हूँ इस वक्त हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी मुबारकबाद का के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने अच्छे रास्ते को चुना, बजाय यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। मेरे उनके साथ कोई ज़ाती या इस तरह की इख्तलाफात मौजूद नहीं हैं, लेकिन मुझे अभी तक पता है कि उन्होंने टर्किश फर्स्ट लेडी के हार के साथ क्या किया था। यहाँ से अमेरिकन एक्ट्रेस गई पाकिस्तान सैलाब के लिए, उन्होंने वहाँ क्या किया, जूलियन। और हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी और जितने हम लोग पाकिस्तान में थे, शर्मिंदगी का बायस बने। कहते चोर चोरी से जाता, हेरा फेरी से नहीं जाता। खान साहब ने अपनी तकरीर में आल-ए-लान ये कहा कि आप गिलानी साहब के एसेट्स को देखें। वज़ीर आज़म बनने से पहले उनके एसेट्स क्या थे और अब क्या है। जिन मेरे जैलो दोस्तों को इससे तकलीफ़ है, प्लीज़ गूगल करके या दूसरी अपनी रिसर्च करके देखें कि जिन लोगों के जीतने पे आपने जश्न मनाया है, उनकी करप्शन के हालात क्या है। खान साहब जिंदाबाद। मैं आपके साथ हूँ, मेरी फीलिंग्स आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको तौफीक दे कि आप मेरे मुल्क को एक अच्छे ट्रैक पर चला सकें। दूसरे टॉपिक जिस पे बात करूँगा, 8 मार्च यौम ख़वातीन मनाया जाता है। पाकिस्तान में हर शहर में जुलूस निकाले जा रहे हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी को प्रमोट किया जा रहा है। मैं पिछले लगभग 30 से 35 साल से अमेरिका में रहता हूँ। इस सोसाइटी को मैंने बड़ा अच्छे इन डिटेल हिस्ट्री और आजकल के हालात बड़ी डिटेल के साथ पढ़ने की कोशिश करता हूँ। अमेरिका इज़ अ कंजर्वेटिव कंट्री, यूरोप की तरह नहीं है। यहाँ भी लोग मज़हब की रिस्पेक्ट करते हैं और कंजर्वेटिव वैल्यू की रिस्पेक्ट करते हैं। मेरा सबसे पहले तो आप जो मेरे एक और अच्छे दोस्त हैं, वो हमेशा लिबरल्स को खूनी लिबरल कहते हैं। जो खूनी लिबरल एक तबका है जो लिबरलिज्म के एक्सट्रीम पर जाता है, वो हमेशा बेरा रवि और ख़वातीन को वो बिल्कुल इस तरह समझते हैं कि ख़वातीन अगर जितने कपड़े उतार के आएंगी उतनी वो लिबरल या मॉडर्न समझी जाएंगी। मेरा 30 और 35 साल का तजर्बा ये है कि द वर्ल्ड, ये सारी दुनिया इज़ अ मेल ओरिएंटेड सोसाइटी, बल्कि खुदा ने, नेचर ने भी इसमें अपना हक अदा किया है कि मर्द के जिस्मानी साख्त और औरत की जिस्मानी साख्त में बहुत फ़र्क है।
दोनों के अलग अलग जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं। बच्चे पैदा करना एक औरत का फ़र्ज़ है, या उसका जिस्मानी उसकी खदोखाल और या उसके ज़ुमरे में आता है। मर्द का बाहर जाके सख्ती के साथ निपटना और रोज़गार कमाना। इज्जत ज़रूर होनी चाहिए उसमें, लेकिन मैंने यहाँ भी देखा है कि मैं जब डोनाल्ड ट्रंप साहब की कैंपेन में नेशनल लेवल पे गया, तो यहाँ पे बहुत से अफ्रीकन अमेरिकन को मुझे स्टडी करना और उनसे बातचीत करने का मौका मिला। यकीन करें, यहाँ अफ्रीकन अमेरिकन इस कंट्री में वो कहते हैं हमें हैंड आउट्स ना दें, हमें फूड स्टैम्प्स और पैसा ना दें, हमें फैमिली वैल्यूज़ दिखाएं, हमारे बच्चों को बाप चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। तो ये इस पे मेरी ओपिनियन ये है कि घर के दोनों अफराद एक दूसरे की इज्जत करें, और उस इज्जत के पीछे मैं अब सबसे पहले बताऊंगा अपनी ख़वातीन को इज्जत किस तरह होती है। मेरे ख्याल में बाप को चाहिए कि अपनी बच्चियों को तालीम के बगैर शादी तक ना लेकर जाए। अब वो दौर आ चुका है कि जब तक घर के दोनों फर्द पैसे नहीं कमाते, चाहे थोड़ा या ज़्यादा, तो गुजारा मुश्किल है। हर बच्ची को पाकिस्तान में एक उसका प्रोफेशन होना चाहिए, चाहे घर बैठ के वो इंटरनेट पे पैसे कमाए या बाहर निकल के प्रोफेशनल कमाए। मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा कि 51% पॉपुलेशन पाकिस्तान के घर में बैठी काम नहीं कर रही। मुल्क तरक्की किस तरह करेगा? आपके साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि 70s में बांग्लादेश बना। बांग्लादेश की तरक्की का सिर्फ वाहिद सोर्स ये है कि उन्होंने ख़वातीन को काम पे लगाया। वो घरों में बैठ के कपड़े सीती हैं। आजकल पोलो के, गैप के, ओल्ड नेवी के जितने कपड़े बनते हैं, कॉटन बिजनेस को वो टेक ओवर कर चुके हैं, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने 50% ख़वातीन को रोज़गार मुहैया किया, उनको बिजनेस में आगे लेकर आए। माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो मैनेजमेंट, माइक्रो फाइनेंसिंग उन्होंने शुरू की। तो अगर आपको ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी या ख़वातीन के राइट्स का इतना हक है, उनको तालीम दें, उनको विरासत में हिस्सा दें, उनकी रिस्पेक्ट करें, ऑफिसेज में उनको लेकर आएँ, मेन स्ट्रीम में उन्हें काम करने की इजाज़त दी जाए। ख़वातीन की इज़्ज़त सिर्फ इसी से बढ़ सकेगी कि वो जब तक प्रोफेशनल नहीं होंगी। तो मेरे ख्याल में हर बाप का फ़र्ज़ है कि अपनी बच्चियों को तालीम दे, और शादी तब तक ना की जाए जब तक बच्ची का प्रोफेशन ना हो, जब तक वो अपनी तालीम मुकम्मल ना करे। मेरे ये इसके बारे में ख्यालात हैं, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे 30-35 साल का तजर्बा ये है कि दोनों अफराद को इक्वल बेसिस पे तभी दिया जा सकता है जब दोनों अर्निंग हो, दोनों एक अपने घर को बनाने की सलाहियत रखते हो। अब उसके बाद मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि दो कौमी नज़रिया मेरे बारे में, हमारे यहाँ अमेरिका में, ख़ासकर अमेरिका में एक और चीज़ देखने में आई है कि यहाँ पे जर्नलिज्म के हालात पाकिस्तान जैसे नहीं हैं, बहुत ख़राब है। बिलखसूस मैं न्यूयॉर्क की तरफ कहूँगा, वहाँ पे कुछ जर्नलिस्ट मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, जिनका आज तक कभी कोई मजमून मैंने किसी अखबार या किसी जगह नहीं देखा। सिर्फ व्हाट्सअप के ऊपर वो अपने आप को अपना जर्नलिज्म सारा एक्सरसाइज करते हैं, व्हाट्सअप के ऊपर लोगों की इज्जतें उछालते हैं, लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। मैट्रिक तक उनकी तालीम नहीं है। इंग्लिश तो बहुत दूर की बात है, उर्दू में 2-4 मिनट वो उर्दू में बात नहीं कर सकते। उन्होंने बड़ी दफ़ा मेरी इज्जत को उछालने की कोशिश की, दो कौमी नज़रिए की बेस पे। मेरे पाकिस्तान और मेरे मज़हब से प्यार के बारे में उन्होंने बड़ा कुछ लिखा है, मैंने उनको इग्नोर किया। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा दो कौमी नज़रिया क्या है। एक तो ये अंडरस्टूड सी बात थी, दो कौमें, कि हिंदू एक अलग कौम है, हम मुसलमान एक अलग कौम है, इसके बारे में तो कोई शक नहीं है। हम इकट्ठे नहीं रह सकते थे। हमारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस पे पाबंदियाँ या हमारा कल्चर, सोसाइटी, चीज़ें मुख्तलिफ थी। इसकी बेस पे पाकिस्तान बना। इसमें मेरे इस पे बिल्कुल यकीन में कोई भी डाउट नहीं है। हाँ, जब 1947 में डिवीज़न की गई, आज तक मेरा क्वेश्चन मार्क ये है, कभी आपने एक मुल्क देखा है कि मुल्क का एक हिस्सा एक जगह पे हो और दूसरा आप एनिमी टेरिटरी को क्रॉस करके दूसरा हिस्सा जो है वो दूसरी जगह पे हो? बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान, मुझे उस पर इतराज़ात थे। आपकी आबादी से ज़्यादा मुसलमान इस वक्त इंडिया में बदतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो आपने उनको क्यों छोड़ा, या वो इधर क्यों नहीं आए? मेरा इन चीज़ों पे इतराज़ात हैं। और ख़ासकर मैं वाहिद एक आदमी ऐसा हूँ जो मैं जंगों पे यकीन नहीं रखता। इंडिया की खूबसूरती मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आया था। इंडिया गया था मोदी साहब से आने के पहले, मैं वहाँ की डाइवर्सिटी की बात करता था।
کہ ہندو سکھ مسلمان سارے ایک انڈیا، ون یونائٹڈ انڈیا کی بات کرتے تھے۔ آج کیا ہوا ہے؟ آر ایس ایس آئی، نفرتوں کی بیس پہ جمہوریت الیکشن جیتے گئے، الیکشن جیتنے کے لیے جنگ کا استعمال کیا گیا۔ مجھے اس پہ اعتراض ہے۔ میں ہمیشہ ایک چیز کی بات کرتا ہوں کہ خون اور بھوک کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ دونوں ممالک بھوکے ترین ہیں، وہاں دوائی نہیں ملتی، وہاں پہ ایجوکیشن نہیں ملتی، جنگوں پہ زور ہے۔ وہ تبھی کم ہو سکتے ہیں جب ہارمنی کے ساتھ رہنا سیکھا جائے۔ تب تک تو خیر پاسبل نہیں ہے جب تک مودی صاحب وہاں بیٹھے ہیں، کیونکہ وہ ایک سب سے پہلے تو گجرات سے اپنی ٹریننگ لے کر آئے اور وہ مینیپولیٹ کر رہے ہیں۔ 100 کروڑ ہندوؤں کو انہوں نے ہاسٹیج بنا کے رکھا ہے انڈیا میں۔ تو انڈیا تو ریورس گیئر میں چل رہا ہے، اکانومی خراب، میڈیا پہ کنٹرول، عدلیہ پہ کنٹرول۔ اس وقت آپ اگر اینٹی مودی ہیں تو سمجھا جاتا ہے اینٹی انڈیا ہے۔ وہ تو ہاسٹیج کے حالات میں بیٹھے ہیں، اب جانے کب تک ہو سکتا ہے۔ لیکن میں دعا کروں گا ان کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صراط مستقیم دکھائے، تو کیونکہ جنگوں کا حل کوئی بھی نہیں ہوتا۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہیروشیما سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بھی ساری اموات اور سارے حادثات کے بعد پھر بھی ٹیبل پہ بیٹھ کے باتیں ہوتی ہیں۔ اب میں آنا چاہوں گا کووڈ کی طرف۔ اس وقت امریکہ میں کووڈ جو ہے، کووڈ ویکسینیشن، اس پہ زور ہے۔ کافی حد تک لوگوں کو ویکسینیشن لگ چکی ہے۔ آج کی خبر یہ تھی کہ ویکسینیشن اگر دونوں ویکسینیٹڈ ہیں تو ان کو کوئی خطرات موجود نہیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملنے سے یا اپنے آس پاس۔ یہاں پہ جو بائیڈن صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ اس سپرنگ تک تقریباً سب امریکنز کو ویکسینیشن لگ چکی ہوگی۔ بل گیٹس صاحب کہتے ہیں کہ دنیا فیل ہو رہی ہے، امریکہ یا دوسرے ممالک جو کہ ترقی پذیر ممالک ہیں وہاں تو ویکسینیشن موجود ہوگی، لگائی جائے گی، لیکن ڈیولپنگ کنٹریز اور دوسرے ممالک میں ابھی ٹائم لگے گا، اور 2022 تک کووڈ جو ہے وہ ڈیولپنگ کنٹریز میں اپنے زور پہ رہے گا۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ صحت سے جب میں بات کروں گا تو خاص کر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میری ایجوکیشن ساری قانون کی ہے، میری فیملی ساری لا پریکٹس میں ہے، لیکن میں اب جس پروفیشن میں ہوں وہ ہیلتھ کیئر ہے، اور میرا سب سے زیادہ فوکس اس چیز پہ ہوتا ہے ڈپریشن پہ۔ میرے پاس ایسی کمیونٹی بھی ہے میں جن کی ٹیک کیئر کرتا ہوں، دوز آر انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ڈسیبلٹیز ہیں ان کو ڈپریشن کے شکار ہیں۔ میں آپ کو ایک اپنی اسٹڈی کے بارے میں کچھ چیزیں بتانا چاہوں گا۔ نیند آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ نیند میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی اپنا ریپیئر کرتی ہے، آپ کے ٹیشوز جو سارا دن مشقت کرنے کے بعد ہوتے ہیں اپنے آپ کو ریپیئر کرتے ہیں۔ آپ کا دماغ جس طرح سارا دن کام کرتا ہے وہ جب آپ سلیپ میں جاتے ہیں تو وہ ریپیئر کرتا ہے۔ میں ایک اور لفظ اس میں یہاں پہ استعمال کروں گا، ڈیپ سلیپ۔ آپ کو خواب آنے چاہیے۔ آپ جب سوئیں تو آپ کا دماغ سو رہا ہو، آپ جب اٹھیں تو فریش فیل کریں۔ ہر مرد یا عورت جو بالغ ہیں ان کو 6 سے 8 گھنٹے کی ڈیپ سلیپ بہت ضروری ہے۔ میری جتنی اسٹڈی ڈپریشن کے بارے میں یا ہیلتھ کے بارے میں نے دیکھا ہے، جب آپ کی سلیپ نہیں ہوگی تو کیا ہوگا، اس کے سب سے آپ کو شوگر، آپ کو بلڈ پریشر، آپ کو سب بیماریاں اور ڈپریشن سب سے پہلے آپ کو یہ گھیرے میں لے لیں گی۔ میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بالکل اپنی نیند کا خیال رکھیں، ایکسرسائز کریں، ہیلدی فوڈ کھائیں، اور کوشش کریں کہ توکل اللہ پہ بلیو کریں، کیونکہ مذہب جو ہے وہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ آپ جو کام کریں، ہم یہ سارا دن ہم یہ سوچتے ہیں میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر دوں گا، انسان کچھ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ آپ آکسیجن کھینچ کے اپنے پھیپھڑوں میں لے جاتے ہیں، اللہ کی مرضی کے بغیر آپ اس آکسیجن کو باہر نہیں نکال سکتے۔ اس کا دوسرے لفظوں میں توکل اللہ، جو کچھ کریں اس کو توکل اللہ پہ بلیو کریں۔ اب میں اس میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے آج کل، اور چائنیز کا میں نے آج دیکھا، آج پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ موزے تونگ کے بعد سب سے اسٹرانگ جو چائنیز پریزیڈنٹ ہے وہ آج کل کے پریزیڈنٹ جو مسٹر چی ہیں وہ ہیں۔ انہوں نے چائنا کی ترقی کے لیے بہت کام کیا، اور جو بالخصوص آج کی خبر میں پڑھ رہا تھا کہ چائنا کی نیوی نے بڑی ریپڈلی ترقی کی ہے۔ انہوں نے 48 اپنے جہاز، جو جنگی جہاز ہیں وہ تیار کیے ہیں، اور اس وقت نیوی 10,000 سے زیادہ ہے۔ چائنا کی ترقی اسی لیے پاسبل ہو سکی ہے کہ وہ پچھلے ادوار میں انہوں نے جنگوں سے اجتناب کیا۔
जंगें की जाती हैं जब फिर तरक्की रुक जाती है, अनलेस अमेरिका के केस में वॉर बेस इकॉनमी। ये अमेरिका क्या बनाता है? आर्मामेंट बनाता है। अमेरिका का फोकस गाड़ियाँ या ट्रांसिस्टर या घड़ियाँ बनाने पे नहीं है, वो B-2 बॉम्बर F-16 F-18 बनाते हैं। जब तक आपके मुल्क की वॉर बेस इकॉनमी ना हो, अगर आप जंग में जाएंगे तो आपकी इकॉनमी ख़त्म हो जाएगी। चाइना की तरक्की का राज यही था कि पिछले 50 सालों में उन्होंने किसी जंग में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन अब वो नेवी उन्होंने इतनी बड़ी बना ली है। क्वेश्चन मार्क ये है कि इस नेवी के साथ क्या करेंगे। इस पे मेरा भी एक क्वेश्चन मार्क है, मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा और आपको बताऊंगा। आखिर मैं जिस चीज़ पे बात करना चाहूँगा, एक और ख़बर मैंने पढ़ी अगले दिन, मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी। मैकेंजी स्कॉट, जो कि जेफ बेजो, अमेज़न के फाउंडर, जो कि इस वक्त दुनिया के अमीर तरीन इंसान हैं, बिल गेट की दौलत से ज़्यादा पैसा बना चुके हैं। उनकी जो वाइफ थी, जिनसे उनकी डाइवोर्स हो चुकी है, उसका नाम मैकेंजी स्कॉट एक ऐसे मर्द के साथ उन्होंने शादी की है, और उनकी स्टोरी बतानी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता रहा था कि करप्शन, लोगों के पास पाकिस्तान में इतना पैसा है कि उन्हें खुद नहीं पता कि उनके पास कितना पैसा है, लेकिन मजीद पैसा बनाने के लिए वो पाकिस्तान की सियासत में फिर डाके मारने की ट्राई कर रहे हैं। लेकिन मैकेंजी ने क्या किया है? मैकेंजी ने जो पैसा जेफ बेजो से लिया है, उससे $4.1 बिलियन डोनेट कर चुकी हैं। स्कॉट कौन है? स्कॉट एक हाई स्कूल का साइंस टीचर है। तो दुनिया के अमीर तरीन आदमी की वाइफ अपनी दूसरी शादी एक हाई स्कूल टीचर के साथ कर रही है। और स्कॉट की स्टेटमेंट पढ़ने वाली थी, उन्होंने कहा है कि मैं मैकेंजी की हेल्प करूंगा कि डोनेशन किस तरह करनी है, लोगों को पैसा किस तरह देना है। जेफ बेजो खुद, उनका एक बेजो अर्थ फंड है जिसमें 10 बिलियन से ज़्यादा पैसा डोनेट कर चुके हैं। अमेरिका में एक बिलियनर क्लब है जिसमें बिल गेट, जकरबर्ग, वॉरेन बफेट, ये सारे लोग उसके मेंबर हैं। उसकी शर्त है कि आप अपनी कमाई का 1/3 पहले डोनेट करेंगे, तब आपको मेंबरशिप मिलेगी। तो बताने का मकसद ये है कि आप देने का आर्ट देखें, आप किसी को फीड करने का फन सीखने की कोशिश करें। ये एडिक्शन है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अपनी आमदनी का 1/3 दें, लेकिन अब जब कहीं किसी को देखें, किसी को एक रोटी 5 रुपए की रोटी लेकर दें, आप देखें उसमें आपको सुकून कितना मिलता है। 5 रुपए देने से सुकून नहीं मिलेगा जितना आप अपने हाथ से किसी को लेके कुछ दें, खाना खिलाएं किसी को, अपने यूज कपड़े फेंकने बजाय किसी को दें। जो आप उससे देखेंगे, आप लेने वाले से देने वाले का ज्यादा इम्पैक्ट होता है। ये करके देखें, आपकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी। मैं अगले हफ्ते दोबारा हाजिर होऊंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।